हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का लक्ष्य तो एक ही है, यूपीएससी निकालना, वो भी बिना किसी डर के। और इस डर को दूर करने का एक ही तरीका है, मेहनत करना। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए दोस्तों, इसी मेहनत को आगे बढ़ाते हैं। और ज्योग्राफी एमसीक्यू का सेशन ये लास्ट सेशन है। और आज हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है आनंद मोहन। दोस्तों, मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं और तीनों में ही प्रीलिम्स आसानी से क्रैक कर लेने के कारण मेरे मन में विचार है कि क्यों ना अन्य लोगों को प्रीलिम्स निकालने में हेल्प किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, which with the reference to the major minerals, consider the following statements. Half of the earth's crust is composed of feldspar. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। फेल्डस्पार सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट मिनरल है। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट। फिर देखिए, क्वार्ट्ज कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड इज यूज्ड इन रेडियो एंड रडार। देखिए दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। क्वार्ट्ज में सिलिका होता है और सिलिका से आप क्या बना सकते हैं, सिलिकॉन चिप्स बना सकते हैं और फिर उसका यूज कर सकते हैं रेडियोज में और रडार्स में। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। थर्ड देखिए, माइका इज कॉमनली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि माइका पाया जाता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो एक वीडियो देखेंगे तो उसमें उससे आपको दूसरे में भी फायदा होगा। तो ये बात आपका सही है। और माइका से बहुत सारे बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो पुराने ज़माने का जो आयरन होता था, क्या बोलते हैं उसको, प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं हम लोग, उसको अगर आप खोल के देखे होते तो उसमें एक चुंबक, ये बहुत सारा अच्छा चमकने वाला और भुरभुरा टाइप का एक परत बिछी होती थी, उसको उसी को बोलते हैं माइका, यानी अभ्रक। और ये माइका इंडिया में पाया जाता है मेनली झारखंड के कोडरमा में। तो एनीवेज 1 2 3 तीनों आपका करेक्ट है। राइट आंसर इज डी। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला है कि हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज एवरेज बट इंक्रीजेज एट द पोल एंड डिक्रीजेज एट द इक्वेटर। ये टोटली गलत स्टेटमेंट है। ये देखिए, ये अगर ये अर्थ है, इधर पोल हो गया, इधर पोल हो गया, तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो कुछ इस तरह से होता है। इसकी हाइट जो है वो इक्वेटर पर अधिक होती है, लगभग 18 किलोमीटर के आसपास होती है, और पोल्स पर इसकी हाइट 8 से 10 किलोमीटर ही होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया आपका इनकरेक्ट। बाकी आप दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। देखिए, ये तो मुझे याद नहीं है, मुझे ये याद है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने में घटेगा, तो 1000/6.5। तो अब आप इसको कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये कैलकुलेशन फिर इसका सही है। ठीक है, 16×5 = 95, 16×85, 16×6 = 96, तो 6 से ये लगभग 16 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये सही है कि आपका 160-165, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज द स्ट्रेटोपॉज। तो देखिए, पहला हो गया आपका गलत, दूसरा हो गया सही। एटमॉस्फेयर का लेयर एक बार देख लीजिए। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, फिर होता है ट्रोपोपॉज, फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है स्ट्रेटोपॉज, फिर होता है मेसोस्फेयर, फिर होता है मेसोपॉज, फिर होता है एक्सोस्फेयर। तो यहाँ क्या बोल रहा है, स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज किसके बीच में होता है, स्ट्रेटोपॉज होता है मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है स्ट्रेटोपॉज, लेकिन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या होता है, ट्रोपोपॉज। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया, 2 का ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो 1 and 3 बोथ आर इनकरेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
एक क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं दोस्तों। विद द रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो एटमोस्फेयर की कंपोजिशन है उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एटमोस्फेयर है, ये आपका अर्थ है। तो ऊपर से जब सोलर इंसोलेशन आती है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये अर्थ से टकराती है, अर्थ सरफेस को हीट करती है, फिर अर्थ से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है उसको ये लौटने नहीं देता आसानी से, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैप्चर कर लेता है। तो ये आने तो आसानी से देता है इंसोलेशन को, पर जाने नहीं देता है। तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए CO2 क्या हो गया, ओपेक हो गया, बट जो इनकमिंग सोलर इंसोलेशन है उसके लिए ये हो गया ट्रांसपेरेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। सेकेंड देखिए, वाटर वेपर एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ्स रेडिएटेड हीट एंड इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। देखिए, अगर सिर्फ मैं इस पार्ट की पे फोकस करूं कि वाटर वेपर इंक्रीजेस फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द पोल्स, तो आपको क्या लग रहा है ये सही है? ये सही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वाटर वेपर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाएगा? वाटर वेपर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा पोल्स पर, ठीक है। पोल्स पर वाटर वेपर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? हीट पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फॉर्म में रहेगा। पोल्स पर क्या है, इतना कोल्ड माहौल है कि थोड़ा भी वाटर अगर एटमोस्फेयर में होगा तो वो तुरंत आइस में बदल जाएगा दोस्तों। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। वाटर वेपर डज नॉट इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड देखिए, dust and salt particles act as hygroscopic nuclei around which water vapor condenses to produce clouds। देखिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इसी को बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को या सॉल्ट न्यूक्लियाई को। जैसे ये एक पार्टिकल होता है और इसके अराउंड वाटर वेपर चिपकना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे चिपकते 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 बहुत बड़ा क्लाउड बना लेती है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडस रिवर से रिगार्डिंग हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देखिए, इंडस इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। आपको तो पता है कि ये है आपका इंडस सैंगपो सूचर जोन, ठीक है। इंडस सैंगपो सूचर जोन होता है, यानी एक ही लाइन में इधर साइड निकलता है इंडस और इधर से निकलता है सैंगपो, यानी जिसको हम लोग इंडिया में बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। फिर सैंगपो इधर जा करके अरुणाचल से धीरे धीरे इंडिया में एंटर कर जाता है। सदिया के वेस्ट से ये इंडिया में एंटर करता है, ठीक है। तो अब खुद बताइए कि क्या इंडस ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रिवर है, जबकि इसके तो ईस्ट में आपको ब्रह्मपुत्रा दिख ही रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया। फिर सेकंड देखिए, इट इंटर्स पाकिस्तान नियर चिलासिन इन द दर्दिस्तान रीजन। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो इंडस है वो पाकिस्तान में जिस रीजन में एंटर करता है वो है दर्दिस्तान रीजन, ठीक है। अब देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वैसे तो इंडस एंटर कर जाता है वहाँ गिलगित बल्टिस्तान में, विच इज़ अंडर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन ये पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाई करके रखा है, बट इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। तो पाकिस्तान में कब एंटर करता है, तो ये बोलेंगे हम लोग दर्दिस्तान रीजन में, ठीक है। गिलगित बल्टिस्तान हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है और आज न कल वो हमारे पास ही होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। बाकी थर्ड देखिए, द झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। हमेशा याद रखिए कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है इंडस का वो झेलम नहीं है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसका चेनाब। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और चेनाब किससे मिलकर के बना है? चंद्रा और भागा नदी से मिलकर के बना है, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ पर है? इसका ओरिजिन है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिन है चेनाब नदी का, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट।
तो राइट आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट हम लोग ढूंढ रहे थे, तो 1 and 3 बोथ आर इनकरेक्ट। आई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों अगर आपको ये आंसर अभी नहीं पता है तो मैं आपको गलत नहीं ठहराऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन है, इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड है वैसे तो ये, ठीक है। बट जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें ध्यान रखिए कि यहाँ जो एराविकुलम नेशनल पार्क है इसको छुड़ा करके ये तीनों नीलगिरी का ही पार्ट है। नागरहोले नेशनल पार्क भी इसका पार्ट है, ठीक है। और आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी इसका पार्ट है, और मुकुर्थी भी इसका पार्ट है। मैं एक आपके लिए लेक्चर लाऊंगा बिफोर प्रीलिम्स, जिसमें ये थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो सकता है, या मे भी 2 लेक्चर्स में मैं लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें इस टाइप के इंपॉर्टेंट जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और उन बायोस्फीयर रिजर्व्स के पास से कितने नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, कौन कौन से रिवर्स वहाँ से पास हो रहे हैं, ठीक है, फिर वहाँ पर कौन सा किस टाइप का फॉरेस्ट है, माउंटेन है, ये सारा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। नॉट ए प्रॉमिस बट आई विल ट्राई दैट इट शुड कम बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो 5th का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए। कश्मीर हिमालयज आर फेमस फॉर करेवा विच आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो मोराइंस होते हैं उनको कश्मीर में बोला जाता है करेवा फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका करेक्ट, और यहाँ पर ये करेवा फॉर्मेशन में जाफरान, ठीक है, जिसको सैफ्रॉन बोलते हैं इंग्लिश में, ये उगाया जाता है और इसको जीआई टैग भी मिल गया है दोस्तों। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, जोजिला पास ऑन द ग्रेट हिमालयज, बनिहाल पास ऑन जस्कर, फोटूला पास ऑन द पीर पंजाल फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज, ठीक है। तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट पर हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं, बाकी थर्ड स्टेटमेंट चलते हैं कि पैंगोंग सो एंड सो मोरिरी आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज। तो ये बात आपका ये स्टेटमेंट आपका सही है कि देखिए जैसे ये हिमालय हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट हिमालय और ये हो गया वेस्ट हिमालय, ठीक है, और नॉर्थ तो है ही है, तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय इसको बोलेंगे कि इस रीजन को। और ये कहाँ पाया जाता है, पैंगोंग सो और सो मोरिरी एक्चुअली इधर ही पाया जाता है, किधर पाया जाता है, ये लद्दाख के पास में। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हो गया आपका करेक्ट है। बाकी अब आप हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। तो जो ये देखिए जो फोटूला पास है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, फोटूला पास पाया जाता है पीर पंजाल में, लेकिन फोटूला पास है जंस्कार रेंज में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया, तो राइट आंसर हो गया 6 का 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। आइए यहाँ पासेस देख लेते कहाँ कहाँ पर है। जोजिला पास है दोस्तों ग्रेट हिमालय में, जोजिला पास ग्रेट हिमालय पे है। बनिहाल पास है पीर पंजाल पे, बनिहाल पास है पीर पंजाल पर, और फोटूला पास है जंस्कर पे, और खारदुंगला पास है लद्दाख रेंज में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि स्टेटमेंट 2 हो गया इनकरेक्ट, और ये सारे पासेस कहाँ कहाँ पर उसको लिख लीजिए। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सिपकिला पास क्यों फेमस है, सिपकिला पास व्हाई इज इट फेमस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, वेदरिंग इज एक्टिव वेयरिंग अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय मूविंग एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स। तो दोस्तों देखिए आपको पता होना चाहिए कि वेदरिंग इज इन सीटू प्रोसेस, ये एक्टिव वेयरिंग नहीं, इसमें ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता है, तो रनिंग वाटर, विंड, आइस, वेव्स इन सब की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए, मास मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ वाट वेदर्ड मटेरियल डाउन ए स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बिल्कुल सही है। मास मूवमेंट में जरूरी है ग्रेविटी, मटेरियल वेदर्ड हो अनवेदर्ड हो कुछ भी हो उसको ये स्लोप से नीचे खींचते चलेगी, कौन, ग्रेविटी। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका करेक्ट, बट फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि वेदरिंग है इन सीटू प्रोसेस, इसके लिए रनिंग वाटर इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है।
तो सेवेंथ का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और यहाँ पर तरह तरह के लेक्स के फॉर्मेशन दिखाए गए हैं, मतलब कल लेक्स की एग्जांपल दिखाए गए हैं, और यहाँ पर उनके फॉर्मेशन का रीजन बहुत पूछा जा रहा है। तो कैल्डेरा लेक सुनते के साथ आपको पता होना चाहिए ये वोल्केनिक लेक होता है। कैल्डेरा बनता है वोल्केनो से, ठीक है। ये जो वायलेंट वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, उनसे ये, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनो, सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनो। एक तो होता है शील्ड वोल्केनो जो धीरे धीरे निकलता है, ठीक है, उससे बनता है उससे बनता है वोल्केनिक प्लेन बनता है उसके। जैसे इसका एग्जांपल है डेक्कन ट्रैप, जो आपका साउथ इंडिया में पाया जाता है। और कैल्डेरा बनता है सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनो से। तो फर्स्ट हो गया आपका इनकरेक्ट। बाकी कास्ट लेक दोस्तों आपको पता है कि ये बनता है एक तरीके का, ये इरोजन से बनता है, ठीक है। कास्ट लेक बनता है लाइमस्टोन वाले रीजन में, जो अंडरग्राउंड वाटर से जो इरोजन होती है उन सब से बनता है कास्ट लेक। तो कैल्डेरा लेक भी गलत है, कास्ट लेक भी गलत है। सर्क लेक बनता है ग्लेशिएशन से। थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। तो एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो देख लीजिए। ये हो गया आपका कैल्डेरा लेक, यहाँ देखिए ज्वालामुखी फटी होगी, ठीक है। और ये है आपका कास्ट लेक, देखिए ये लाइमस्टोन वाला रीजन है, और इसको पानी ने, इस पत्थरों को क्या करते गए, पिघलाते गए, वो पानी में डिजोल्व हो जाता है आपका लाइमस्टोन, ठीक है। और यहाँ पर खूब बड़ा सा गड्ढा बन गया, तो ये हो गया कास्ट लेक। फिर ये हो गया आपका सर्क लेक, ठीक है। ये देखिए यू शेप वैली है, ये यू शेप वैली है, और यहाँ पर ही आप बन गया सर्क लेक। तो ये ग्लेशिएशन से रिलेटेड है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन फिनिश होता है। आप सभी का सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं एमसीक्यू वाले, तो आप मेरे चैनल सीएससी विथ आनंद मोहन को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एमसीक्यू वाले पूरी सीरीज को आप फॉलो करिए, सो दैट आपका प्रीलिम्स निकालना काफ़ी आसान हो जाए। दोस्तों चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो में। अब नेक्स्ट हमारा शुरू होगा पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज। 1 या 2 दिन के ब्रेक के बाद ये पॉलिटी एमसीक्यूज आपको यूट्यूब पर रेगुलर मिलेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।